सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय जारी कर दी है, जिसमें अदालत ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदालत उज़्मा की राय सुनी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि तमाम जजेस की मुत्तफ़िक़ा राय है, जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं, अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक सदर ममलिकत ने रेफरेंस भेजा, जिसके बाद की जो हुकूमतों ने वापस इसे नहीं लिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हुकूक को मद्देनजर नहीं रखा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। समाअत के मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी कमरा अदालत में मौजूद थे, जो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय सुनने के बाद कमरा अदालत में आपदीदा हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये केस आइंदा के लिए मशअले राह बन सकेगा या फिर नहीं? क्या संगीन गलती के एतराफ से नई तारीख और रिवायत कायम हो पाएगी या फिर नहीं? इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान साबिक विफाकी वजीर, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, सीनियर सियासतदान जनाब सैयद नवीद कमर साहब। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। नवीद कमर साहब, क्या कहेंगे? आज एक तारीखी दिन है, एक फैसला आया है जिसके आप लोग भी मुंतजिर थे। आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरे हिसाब से एक तारीखी गलती को आज सही किया गया। इससे हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद तो वापस नहीं आएंगे या पार्टी को नहीं संभालेंगे, लेकिन एक जो दाग कोर्ट पे था भुट्टो साहब से ज्यादा कि उन्होंने एक इतनी बड़ी ज्यादती की, वो आज कोर्ट ने रिकग्नाइज की कि हाँ वो ज्यादती हुई है, हमसे हुई है। हम उसको कुछ आगे तो नहीं कर सकते क्योंकि फांसी आ चुकी है और 45 साल के बाद एक इंसाफ का मौका मिला है। तो उसमें कोर्ट ने उस हद तक बहादुरी दिखाई कि उन्होंने माना कि जो पिछली सुप्रीम कोर्ट थी उसने ये गलत फैसला दिया था और जो ह्यूमन राइट्स के तकाजे हैं, फंडामेंटल राइट्स के तकाजे हैं, वो पूरे नहीं किए। तो नॉर्मली ऐसी सूरत में उसको मिसट्रायल कहा जाता और फिर वापस वो भेज दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो अब हैं भी नहीं मौजूद, तो ये केस एक सिर्फ उस पे तारीख को दुरुस्त करने के हिसाब से माना जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसके आइंदा जाके रिपरकशंस क्या होंगे, ये अब जजमेंट पूरी भी आ जाए डिटेल तो पता चलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब है कि उन्होंने ये माना कि गलत ट्रायल हुआ है। अच्छा सर, आप देख रहे होंगे कि इसके बाद ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये अपनी क़यादत के साथ जो उनके मुकदमात हैं उनके बानी पर, उसके हवाले से वो इसको रिलेट कर रहे हैं इस सिचुएशन को। आपको लगता है कि ये जो किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है, ये किसी तरह से जस्टिफाइड है? देखिए, वो उनकी जो भी ग्रीवेंस है वो उस फाइनलिटी तक नहीं पहुंची है। ये अनफॉर्चुनेटली जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इसमें से 45 साल के बाद एक जजमेंट आई है। उनके तो अभी अपीलेट स्टेजेस रहती हैं। अभी तो एक केस में शायद सेशंस कोर्ट ने दिया है फैसला, बाकी भी जो है ट्रायल कोर्ट लेवल के फैसले आए हैं। तो अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मुझे उम्मीद है कि जो इंसाफ जिसको भी चाहिए उसको इन स्टेजेस पे इंसाफ मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए सर हम आगे चलते हैं। ये सदर के लिए जो नंबर गेम है पूरा हो गया है, लेकिन आगे जाके कहते हैं कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। 11th आवर पे आगे कोई हम ट्विस्ट भी देख सकते हैं? मुझे ये जरूर इलेक्शन जब तक के आखिरी वोट आ नहीं जाता और आखिरी वोट काउंट नहीं हो जाता, पगड़ी करते 11th आवर वाली बात से। हाँ, लेकिन ये अच्छा खासे कंफर्टेबल मार्जिन अब आ गई है। जितने पार्टीज के पास हम गए, जिन्होंने कमिटमेंट दी, वो नंबर्स जो हैं वो काफी वाज़ेह हैं। बाकी एक आध पार्टीज हैं
वो भी अपना इरादा जो है वाज़े कर देंगी। तो वो जो एक आध उस पार्टीज सूरत हैं उनके में साथ मामला क्यों नहीं तय हो पा रहे, क्या वजह, क्या डेडलॉक नहीं, है? उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट कर दें तो हमें जवाब मिल जाएगा। अच्छा सर, एमकेएम के हवाले से, एमकेएम को फिर गवर्नरशिप मिलने जा रही है, इस हवाले से मुज़ाकरात हो गए हैं? और एमकेएम को जो बाकी मुतालिबात हैं, पीपल्स पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नाला हैं एमकेएम, और गिले शिकवे ऑन रिकॉर्ड प्रोग्राम्स में भी ऑन एयर भी कर रहे हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड तो फिर जारी बात है जब आप लोग बैठकें करते हैं, बैठते हैं तो फिर और खुल के गिले शिकवे होते हैं। देखिए, जब हम एमकेएम के पास गए इस दफा सदर का वोट लेने, तो उन्होंने एक सेकंड, उन्होंने कोई ऐसा जो है वो डिमांड हमारे सामने नहीं रखा। अच्छा। बल्कि उन्होंने कहा कि हम मशावरत कर रहे हैं, हमारा राब्ता कमेटी जो शायद कल मिल रही थी आज मिल रही है, तो उसके बाद वो अपना इरादा हमें बता देंगे। उनकी जो नेगोशिएशंस हैं, चाहे वो किसी तरमीम के हवाले से हो या गवर्नर के हवाले से, वो सब पीएमएलएन के साथ हो रही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ द डे है। तो वो बात उनसे वो करेंगे, वो हमसे उस लिहाज से इंगेज नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ समझ नहीं आ रही है कि एक जानिब आपकी जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो कराची के हवाले से ख़ासतौर पर बात करूं कि इतनी सीटें में एमकेएम ने ले ली, तो एमकेएम ने सीटें किस तरह ली, मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं, फिर सदारती इंतखाब के लिए आप लोग वोट भी उनसे मांग रहे हैं, तो सर ये तज़ाद ही समझ आता है ना, फिर इस पर सवाल भी उठते हैं। तज़ाद की बात नहीं है ना। देखें, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में हर सीट की अपनी अपनी एक नौयत होती है, और जहाँ ग्रीवियंसेस होते हैं वो ग्रीवियंस आप एयर भी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से बातचीत नहीं हो सकती या कोऑपरेशन नहीं हो सकता। मतलब ये तो एक सिलसिला है जो चलता रहा है और चलता रहेगा। यानी किसी को मैंडेट चोर भी कहा जा सकता है, फिर उनसे वोट भी लिया जा सकता है, ये समझ आ रही है मुझे आपकी बात से कि कोई बात नहीं। फिर देखिए, नहीं मैंडेट, ये अल्फाज आपके हैं बेबी, मेरे नहीं है सर। ये अल्फाज शायद पीटीआई यूज कर रही है, पीपल्स पार्टी ने ऐसा ये नहीं किया। देख, सियासत में एक दूसरे की इज्जत करनी होती है, और इज्जत नहीं करेंगे तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। ये इस किस्म के इश्तियाल अंगेज बातें हम नहीं करते। पीपल्स पार्टी के लोग प्रोग्राम्स में बैठे नहीं, आपने बिल्कुल बात नहीं की, बिल्कुल सही, टोटली अग्रीड सर। पीपल्स पार्टी का कोई, ठीक है पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा अगर मेरे प्रोग्राम में बैठ के कोई बात कर जाए, जी जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। आप लोग जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जो कि एंकर्स बन जाते हैं, वो अगले का ख्याल नहीं करते कि वो कुछ कह रहा है, उसको बीच में इंटरप्ट ना करो, उसके बाद सवाल करो। अब मैं दोहराता हूं कि हमारी ग्रीवियंसेस कुछ सीटों के बारे में हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसका प्रोसेस इलेक्शन कमीशन के थ्रू है, उसको हम उस लेवल पे टेकअप करेंगे ना। हम बैठ के और पार्टियों से तो ये बातें नहीं गिले शिकवे करते कि जी आपने ये किया और ये नहीं किया। It is for the election commission and then the courts will decide ना। बाकी हम पार्टीज हैं, चाहे इकट्ठे बैठे कैबिनेट में या अलग अलग बैठे, लेकिन हम जरूर बात करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। अब पार्लियामेंट पे गए हैं तो हम न सिर्फ गवर्नमेंट साइड पे बल्कि ऑपोजिशन साइड पे भी जो पार्टियां हैं उनसे भी जो है वो डायलॉग करते हैं, और इसी तरह से पार्लियामेंट फंक्शन करती है। मैं आपकी बात से टोटली अग्रीड हूँ कि पार्लियामेंट भी इसी तरह फंक्शन करती है। जमहूरियत का हुस्न भी यही होता है कि आप तनकीद भी करते हैं, लेकिन जब आपको कौमी मुफाद के लिए, मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए, अवाम की खिदमत के लिए एक पेज पर आना होता है तो आप आते हैं। कोई पर्सनल ग्रजेस दिल में नहीं रखी जाती, मामला को आगे बढ़ाया जाता है, इख्तलाफात अपनी जगह रहते हैं। लेकिन सर कई बार आप भी अग्री करेंगे कि हम तो चले यंग एंकर्स हैं, हम भी, आप कहते हैं कि हम सवालों की बुछाड़ कर देते हैं, लेकिन आप तो एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने बाल सफ़ेद किए हैं, आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। तो ये जब सियासतदान भी तनकीद करते हुए इधर उधर नहीं देखते, कुछ भी बोले चले जाते हैं, इलेक्शन कैंपेन हम देख लें, और बाद में फिर इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो फिर हम जैसे जो छोटे छोटे यंग से एंकर्स होते हैं तो फिर हम सवाल पूछने पे मजबूर हो जाते हैं। सर ये आपका हक है कि आप सवाल पूछें, और हमारा फर्ज है कि उसको, मैं तो सिर्फ समझना चाह रही हूँ आपसे कि जब इतनी तनकीद की जाती है एक दूसरे पर तनकीद पर थोड़ा सा हाथ होला रखना चाहिए कि बाद में इकट्ठे भी बैठ सकते हैं, तो सवाल फिर इस तरह के ना आए। मेरा सवाल अब आपको आई होप कि जायज लगा। सर तनकीद करना अलग चीज है और गाली गलौज करना अलग चीज है। ठीक है, तनकीद जरूर करें। अब भी हम बैठे हैं, हो सकता है कि असेंबली को वोट इन कर रहे हैं हम, और हो सकता है कि किसी न किसी पॉलिसी पे हम उन पे तनकीद भी करें, उसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा पर्सनल अटैक्स करें
ठीक ये है। तो किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, पर्सनल चाहे अटैक तो आप बिल्कुल साथ भी नहीं बैठे करना हों चाहिए या किसी को भी। सामने ठीक, बैठे हों। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सही। ये नवीद कमर साहब, ये गवर्नर पंजाब पे जो मामला उलझा हुआ है, इसकी आपको क्या समझ आती है कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो नदीम अफजल चंद साहब का नाम सुनने में आ रहा है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, शायद उस नाम पे एतराज़ है, बाकी नामों पे नहीं है, क्या ये खबर दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने खुद ही ये खबरें गढ़ी हुई हैं। अभी तक नाम मैं चाहती हूँ कि पार्टी आप के जो खबर अंदर ही दें तो डिसाइड पता चले नहीं कि ये हुआ, तो रूमर थी दूसरी या पार्टी नहीं के थी। साथ जी डिस्कस जी कहाँ से होगा? जी जी, ये सारे के सारे मामलात होंगे सदारती इंतखाब के बाद। ठीक है। सदारी इंतखाब जब हो जाएगा और इंशाल्लाह आसिफ जरदारी साहब सदर होंगे, फिर वजीर आजम का और उनका कंसल्टेशन होगा। और नॉमिनेशन तो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नहीं करना होता, सदर ने उसको सिर्फ आगे से इंडोर्स करके नोटिफाई कराना होता है। तो वो हो जाएगा। ये जो बातें मीडिया में चल रही हैं जी जी, कि फलां एक्सेप्टेबल नहीं है या फलां नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं सिर्फ कियास आई हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं जी। है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं सर। अभी तक ये खबरें भी चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्ट मूव ये किया कि पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे लिए, वजारतें नहीं ली, ताकि जिम्मेदारी जो सवालों का बोझ है वो नून लीग पे पड़े, पीपल्स पार्टी को सवालों के जवाब देने के लिए किसी के ठहरे में खड़ा ना होना पड़े। ये बात सही है? ये भी कियास आई हैं? नहीं, ये रीजन नहीं है। क्या सारा की बात नहीं, ये तो हर एक का एनालिसिस होता है ना कि आप इस सारी चीज को किस तरह से देखते हैं। हमारे हिसाब से पीएमएल, क्योंकि हमारे पास मैंडेट नहीं था, जो रिजल्ट्स आए, जिस तरह से भी इलेक्शंस हुए, वो हम तीसरे नंबर पे पार्टी थे, तो हमारा उस लिहाज से तो हक नहीं बनता था कि हम गवर्नमेंट बनाते। क्योंकि पीटीआई से हमारा उस लिहाज से डायलॉग पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि पीटीआई लीडरशिप ने मना कर दिया। तो पीएमएलएन का जो है वो नेक्स्ट हक बनता था। उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने कहा हम आपको वोट दे देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी टीम लाकर अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हुए मुल्क के मसले हल करें, बजाय इसके कि ये इशू आए कि जी कोलिशन का बोझ है या इतने सारे पार्टनर्स हैं तो कोई फैसला नहीं कर सकते। लेट देम टेक द डिसीजंस, बिकॉज हालात तो बहुत मुश्किल है। हमने ये जरूर कमिट किया कि हम आपकी गवर्नमेंट गिरने नहीं देंगे, तो इस लिहाज से उनके पास ओपन फील्ड है। अच्छा सर, अभी से आपने जो बात की, डिसीजंस भी, ठीक है नवीद कमर साहब, आपने बड़ी अहम बात की, डिसीजंस भी करने होंगे, और लेकिन हम उनको ये इस हद तक आप सपोर्ट करेंगे उनको पार्लियामेंट की बजट हद का तक। वोट हो, ठीक है, वो हम उनको अच्छा नवीद कमर साहब, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपने कोई वजारतें नहीं ली, लेकिन बहुत से लोग ऐसे तज्जिए दे रहे हैं, ऐसे तबसरे दे रहे हैं, और वो सियासी हलकों में भी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं और अब तो ऑन रिकॉर्ड भी होना शुरू हो गई हैं कि ये हुकूमत कितनी देर चलेगी। आपको नहीं लगता कि अभी स्टार्ट है, आगाज़ में ही इस तरह की बातें हो तो मायूसी फैलेगी? हमारा मुल्क, हम अक्सर जुमला बोलते हैं कि इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो आगाज़ में इतनी मायूसी फैला दी जाए, इसके मुतहम्मिल हम हो सकते हैं? मैं आपको बताऊं, ये मेरा 9th टर्म है अल्लाह के फजल से, अज़ल से और मेरे वोटर्स की मेहरबानी से। इतने टर्म्स शायद एक आध और हैं लोग पाकिस्तान में जिनके पास कोई इलेक्शन के बाद ऐसा मौका नहीं होता था जिसमें लोग ये क्यासा नहीं करते थे कि ये हुकूमत 3 महीने चलेगी, ये हुकूमत 6 महीने चलेगी। भाई इनको गवर्नमेंट को चलने तो दो, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कैबिनेट नहीं बनी। एग्जैक्टली, अभी से ये तबसरे कैसे देखते हैं बतौर सीनियर सियासतदान? आपको क्या महसूस होता है? मकसद क्या है तबसरे करने वालों का सर? मकसद क्या है? मकसद कुछ भी नहीं होता। जाहिर है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना है। 50 चैनल से अब आप खोल के बैठेंगे तो कोई तो डिफरेंट बात किसी ने करनी है, तो उस लिहाज से मायूसी फैलाना शुरू कर दें। आई थिंक देयर इज नो सब्सटेंस इन दैट। ठीक है, यानी वो फिर कुछ भी बोल दे तो आप मायूसी फैलाना शुरू कर दें। एक मायूसी से एक चीज तो बड़ा, ये एक जस्टिफाइड सा सवाल है कि मौलाना साहब तो मायूस हैं, नाराज भी हैं, खफा भी हैं, नाला भी हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में अगर हम उनका पूरा बैकग्राउंड देखें, माजी देखें, और फिर तमाम पार्टियों की एक अच्छी, उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक है, आपकी पार्टी की बात कर लें, नून लीग की बात कर लें, मौलाना साहब इतनी देर नाराज कभी नहीं रहे। तो इस बार मौलाना साहब ज्यादा लंबा रूठ गए हैं, लंबा नाराज हो गए हैं, क्या वजह है? क्यों नहीं मान रहे अभी तक मौलाना साहब? देखिए, आप तो मौलाना साहब खुद ही दे सकते हैं। सर, मनाने वाला भी तो उतना इन्वॉल्व है ना जितना रूठने वाला इन्वॉल्व है। नहीं, वो हमसे तो खफा नहीं है, वो जिनसे खफा हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। वो तो क्लियरली जब हम जाते भी उनके पास तो वो कहता है कि मेरा किसी पर्टिकुलर पार्टी से
मसला नहीं है, मेरा एस्टेब्लिशमेंट से मसला है, उन्होंने हमारा मैंडेट जो है वो देने नहीं दिया। अब उसका जवाब तो कोई और ही दे देगा। तो अब ये इस तरह के सियासतदान भी जब इस तरह के बयान दें, जो आपने बात उनकी कोट की, उनका नाम लेके, तो फिर इससे क्या एक मैसेज जाता है? नहीं, ये बात नहीं है जी, मैं तो आपको वो हकीकत बता रहा हूँ जो हमारा उनके साथ गुफ्तगू हुई। अब इसमें भी तो कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, ये तो फिर मौलाना साहब बता सकते हैं ना। मौलाना साहब बता रहे हैं जी, और बिल्कुल, आप उनको कोट करें कि उनको लगता है कि मुनासिब भी ये कौन जाए। ठीक है जी, चले। हमारे इस प्रोग्राम में तो मौलाना साहब नहीं आते, हम बुलाते हैं हाफिज अहमदुल्ला भाई वगैरह कोई आ जाते हैं, मौलाना साहब नहीं आते, शायद वो भी सवाल उनको शायद लगता है कि ज़्यादा तीखे सवाल हो जाते हैं। अच्छा सर, आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो वज़ीर ख़जाना है उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मईशत मेरे ख्याल से वन ऑफ द मेन चैलेंजेस जो नई हुकूमत है, कैसे देखते हैं आप? और सुने सागदार साहब अब इस दफ़ा वज़ीर ख़जाना नहीं बन रहे। जी जी, ये भी खबर है कि सागदार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं बन रहे, इस पर अभी से तनकीद शुरू हो गई है। चले, वो तो देख लेंगे कि कौन है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने में आ रहा है कि जो भी है इसहाक डार साहब नहीं है, ये खबर है। अब आगे जाके क्या होता है ये नहीं पता। तो जी जी देखें, ये स्पेकुलेटिव खबरें हैं, जब तक के आखिर पूरी कैबिनेट की लिस्ट नहीं आ जाती हम नहीं कह सकते कि वो है या नहीं। 11th आवर पे लेकिन कुछ नाम थ्रो अप हुए हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर से नहीं है, पार्लियामेंट के बाहर के नाम हैं, और देखते हैं कि वो किस तरह से इस मामले को हैंडल कर। अच्छा, शमशाद साहब की परफॉर्मेंस, ये अगर हम पूरे पिछले टेन्योर की बात करें, आप कैसी देखते हैं? बड़ी मेहनत की है उन्होंने और वो भी आई थिंक एज एन एडवाइजर कंटिन्यू करेंगी। उन पे मैं ज़रा चाहूँगी आप ज़रा कमेंट कीजिएगा। मुझे कुछ नहीं पता कि वो कंटिन्यू करेंगे या कोई और कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब का प्रोगेटिव है कि वो क्या करते हैं। अच्छा, बाकी अब इंटरिम गवर्नमेंट का होता है 2-3 महीने का मैंडेट, ये वाली ये इंटरिम चली गई 5-6 महीने तक। देखते हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज को मेंटेन रखना होता है कि जो चीज उनको हाथ में मिली उसको आगे बढ़ाएं। उनका ये मैंडेट भी नहीं होता कि वो नई पॉलिसीज दें या कि कोई प्लान ले आउट करें। तो इस लिहाज से उन्होंने कंटिन्यूएशन दिखाई और आज फिर दोबारा से शहबाज साहब के पास ये हुकूमत आई है। एक्चुअली तो जो कुछ भी होना है वो ये होना, क्योंकि ये 5 साल के लिए होता है रादर देन के 2-3 महीने का। अच्छा जी, आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, यानी जो मुश्किल फैसलों का आपने पहले भी जिक्र किया प्रोग्राम के आगाज़ में नवीद कमर साहब, और अब भी चूँकि हम इकॉनमी के हवाले से बात करें, मईशत के हवाले से बात करें, जो भी मईशत का इसका बीड़ा उठाएगा, जो भी वजारत ख़जाना की कुर्सी पे बैठेगा, उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा। नाम जो भी होगा, चैलेंजेस तो वही होंगे। तो जो मुश्किल फ़ैसले हैं उनमें मुश्किल में पड़ती है अवाम, जमहूर। तो फिर अवाम के लिए मुश्किल वक्त देख रहे हैं आप खासतौर पे शुरू में। और दूसरा सवाल ये कि आते ही फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाली बात, कि जो हुकूमत आती है और आते ही अगर महंगाई होगी, पेट्रोल महंगा होगा, शकुर नोश, और जारी बात है फिर IMF के साथ हमारे जो मामलात हैं, हमें मुश्किल फैसले करने होते हैं, तो वो हुकूमत के लिए कितना चैलेंज होगा कि अवाम भी नाराज़ ना हो, आते एक पहला तोहफा महंगाई की सूरत में दे दें, और IMF के साथ भी मामलात हैं, तो हम दरमियान में रह के ऐसे कुछ करें कि अवाम भी मुतमईन रहे, वोटर भी नाराज़ ना हो, लोगों में मायूसी भी ना फैले और मामलात भी आगे बढ़े। देखें, जब आप जो है बिस्तर पे पड़े हों और संगीन बीमारी हो, तो डॉक्टर जब आपको नुस्खे बताता है, और उससे कोई भी जो है वो आरामदेह नुस्खा नहीं होता। अगर सिर्फ आप जो है ये सुनना चाहें कि सब ठीक है, तो फिर तो अलग बात है, लेकिन नहीं, सब ठीक नहीं होगा। लॉन्ग टर्म आपको मईशत को संभाला देना है, और उस लिहाज से मुश्किल फैसले होंगे शायद। उसका बोझ, हालांकि मेरा ख्याल है कि अब सिर्फ इन्फ्लेशन को बढ़ाते हुए तो नहीं कोई मसला हल होता, इन्फ्लेशन को कम करना है, इसलिए सप्लाई साइड को बेहतर करना होगा। और उस लिहाज से होपफुली उसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें ज्यादा महंगी हो, बल्कि उसको कम महंगा करके और प्रोडक्शन, यानी ऐसे फैसले करने होंगे नवीद कमर साहब, जो टेम्परेरी रिलीफ ना दें आपको, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो कि आगे जाके हमें फायदा हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। सबकी नजरें इस वक्त सदर के इंतखाब पर मरकूज हैं। नंबर गेम पूरा करने की तगोदो में सब जमातें मसरूफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहानी काफी हद तक वाजे दिखाई दे रही है। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। क्या कोई ट्विस्ट अब भी आ सकता है? इस पर और बहुत से अहम सवालात मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा ज़ैन कुरैशी साहब। ज़ैन बॉइन करने के लिए। ज़ैन, जैसे कि मैंने आगाज में बोला कि कुछ भी हो सकता है सियासत में और कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता है। 11th आवर पे कई बार सिचुएशन चेंज हो जाती है। कोई ट्विस्ट हम देख सकते हैं? कुछ सरप्राइज दे रहे हैं फिर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपने शो में दावत दी। बिल्कुल, वो आपने जैसे कहा कि सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं होता और अंग्रेजी में वो कहते हैं वीक इज टू लॉन्ग इन पॉलिटिक्स। तो हमारे मुल्क की सियासत में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमने अचकज़ई साहब को अपना सदारती उम्मीदवार बनाया है और SIC और तहरीक इंसाफ के जितने भी हमारे कैंडिडेट, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो कौमी असेंबली में हो, वो सूबाई असेंबलियों में हो, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से उनको वोट भी देंगे और इंशाल्लाह हम आपको सरप्राइज भी देंगे। अच्छा, अचकज़ई साहब का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, सदारती उम्मीदवार आपकी जमात की जानब से अचकज़ई साहब। अब फिर आप कहेंगे माजी में आप जा रहे हैं, माजी के बाद आप लोग फिर आगे से जवाब ये दे रहे हैं जिससे भी सवाल पूछा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग भी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कहते रही, लेकिन बहुत से मामला पे एक पेज पर आ जाते हैं। मुझे याद है कि आपकी पार्टी के, पुरानी पार्टी के बानी चेयरमैन किस तरह की बातें करते थे अचकज़ई साहब के बारे में, उनकी नकल तक उतार के बताते थे भरे मजमे में, जलसे में। तो अचकज़ई साहब सदारती उम्मीदवार, उनकी ऐसी कौन सी बात आपको इतनी भा गई या पार्लियामेंट में जो उन्होंने तकरीर की थी कि आपको इतनी अच्छी लग गई, इतनी हेल्दी लग गई कि आप लोगों ने कहा हमारा सदारती उम्मीदवार ही बंदा होगा? डॉक्टर साहबा, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि माजी में सियासत में ऐसे होता है। नून लीग कहा करती थी, पीपल्स पार्टी कहा करती थी पेट चाक करेंगे, लूटे हुए डॉलर वापस लेके आएंगे। इसलिए मैंने माजी वाला सवाल तो खुद ही साइड पे रख दिया ना। मैं बेसिकली पार्लियामेंट की तकरीर की बात करी जो उन्होंने अभी की। उस तकरीर में इतनी कंट्रोवर्शियल बातें थी। अब इस पे आ जाते हैं, देखिए ना, अब इस पे भी आपको तय करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से बात ना करे तो तनकीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ, लेकिन सर जब बात उससे करे जो बातें कैसी करें, उनकी तकरीर आपने सुनी थी, आप उनके तमाम अल्फाज से, तमाम बातों से अग्री कर रहे हैं ना, इसका मतलब है? बिल्कुल, यकीनन जो उन्होंने तकरीर की है वो बड़ी गौर तलब है। वो एक बड़े सीनियर, बड़े जीरक सियासतदान है। उन्होंने जो सवालात उठाए हैं वो एक सवालिया निशान है और हुकूमत को उसको कान धरने चाहिए। उस पर हुकूमत ने क्या कान धरने थे उन पे, उसी तकरीर के बाद तो अगले दिन के घर पे रेड हो गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तहरीक इंसाफ किसी के साथ हाथ बढ़ाए, रिकंसिलिएशन की बात करे तो तनकीद, ना करे तो तनकीद। मेरे समझने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और SIC ने अचकज़ई साहब को सदारती उम्मीदवार बनाकर ये फैसला अपना सुनाया है कि हम रिकंसिलिएशन करने के लिए तैयार हैं, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी चंद शराइत हैं। हमारी शराइत पूरी हो जाए। उनका जिक्र असद कैसर साहब, जो कि हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं, उन्होंने फ्लोर द हाउस पे भी किया कि हमारे जितने असीरान हैं, हमारे जितने कायदीन हैं, हमारे जितने वर्कर्स हैं, बिलखसूस हमारी खवातीन हैं, उनको जेलों में डाला हुआ है, उनको फिलफौर रिहा किया जाए। वो पोलिटिकली विक्टिमाइज हुए हैं। हमारा जो खोया हुआ मैंडेट है वो वापस लौटाया जाए। आपने खुद देखा फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, उनके अंदर जो बेजाब्तियां नजर आ रही हैं, अब ये तो बच्चे देख रहा है। मतलब जिस तरीके से फॉर्म 45 के ऊपर कलम से 1 को 4, 0 को 8, 6 को 9, मतलब जिस किसी की है, ये तो अब इसमें कोई बात ढकी छुपी रह नहीं गई। तो खोया हुआ मैंडेट वापस किया जाए, हमारा सिंबल हमें वापस दिया जाए, हमारी रिजर्व सीट हमें मिलनी चाहिए है। हमारे ऊपर 2-2 डाके डल गए। पहले हमारे पे 80 सीट कौमी असेंबली में डाका डल गया, अब 23 सीटें रिजर्व का हमारे पे डाका डल गया। 100 से ज्यादा हमारी सीटें हैं कौमी असेंबली की जिनसे हमें महरूम रखा जा रहा है। वो एहतजाज जारी रहेगा। हमारा मैंडेट बहाल किया जाए, हमारा सिंबल बहाल किया जाए, हमारा अशीरा को बाहर निकाला जाए तो हम हुकूमती पार्टियों के साथ भी बैठने को तैयार है। लेकिन मुल्क की खातिर, इस पार्लियामान की कहानी को आगे चलाने की खातिर हम हर उस ऐसी जमात से बात करेंगे जो रिकंसिलिएशन की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान को आगे चलाने की बात कर रहा है, जो हमारे खोए हुए मैंडेट को तस्लीम कर रहा है और कह रहा है। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि इस मरतबा, मैं खत्म कर रहा हूँ, इस मरतबा सिर्फ अपनी बात करी धांधली की। इस मरतबा पीपल्स पार्टी से पूछो तो वो कहती है कराची में धांधली हुई है, MQM को गलत मैंडेट मिला है। नून से पूछो वो कहती है यहाँ पे धांधली हुई है। मौलाना फजल रहमान से पूछो तो वो कहते हैं KPK में धांधली हुई है। हमसे पूछो तो हम भी कहते हैं पेशावर में धांधली हुई है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज
कि धांधली की बात हर कोई कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अपनी पहली तकरीर की है ऐवान में, उन्होंने उसमें ख्वाहिश का जाहिर किया। उन्होंने कहा जी मैं दूसरी दफा कौमी असेंबली में इलेक्ट होकर आया हूं और मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं तीसरी दफा आऊं तो कम से कम धांधली की बात ना हो रही हो। तो अगर ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हम सारे मुत्तफिक है, फिर मेरे समझने में आज वक्त आया है जब रिकंसिलिएशन की बात होती है तो यहीं से पता की जाए। और ये जो हैरानकुन बात और भी हुई ना इसमें, कहानी है, ठीक है, एक हैरानकुन बात ये है कि मौलाना साहब और आपकी जमात के लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर का इजहार करना शुरू हो गए हैं। ये भी बड़ी हैरानकुन बात हुई है। नहीं, इसमें हैरानकुन कुछ भी नहीं है और एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर की भी बात नहीं है। बात असूली मौकिफ की है। होता कई बार ऐसा है कि आप एक मौकिफ पे इकट्ठे हो जाते हैं, आपका और हमारा इस वक्त मौकिफ जो है वो धांधली है, तो इसके ऊपर आज मौलाना वही सारी बातें कर रहे हैं जो हम बातें करते थे। मैंने हाफिज हमदुल्ला साहब के साथ उस दिन इंटरव्यू किया, गुफ्तगू की, तो वो भी वही बातें कर रहे थे जो हम कर रहे थे। तो क्योंकि हमारी बातों में मुताबिकत आ गई है, क्योंकि हमारे कॉज में मुताबिकत आ गई है, इसलिए आपको लग रहा है कि हमारी कुर्बतें बढ़ गई है। उनका अपना मौकिफ है, हमारा अपना मौकिफ है। हम दोनों का मौकिफ ये है कि मुल्क में धांधली हुई है, धांधली नहीं धांधला हुआ है, और उस धांधले को जो है एक जुडिशल कमीशन के जरिए हमें ये सदारती इंतखाब के हवाले से मैं जरा जानना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि हम हर उस जमात से बात करेंगे जो मुल्क को आगे ले जाना चाहती है, तो एमकेएम से भी कोई बात हुई है आपकी जमात की? क्योंकि एमकेएम और पीपल्स पार्टी के जो आपस में फिलहाल ताल्लुकात हैं आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी उन पर तनकीद करी कराची के इलेक्शन के हवाले से, कराची में सीट्स उनको मिली हैं ज़्यादा, तो वो उनके हवाले से जिस तरह के बयान दे रहे हैं आपके सामने, और एमकेएम भी पीपल्स पार्टी से नाराज़ है। बल्कि यहाँ तक फारूक सत्तार और जितने भी उनके सीनियर रहनुमा मेरे प्रोग्राम में कहकर गए हैं कि जी नून लीग के साथ शायद हमारे मामला ठीक हैं, गवर्नरशिप के हवाले से जो भी सवाल उनसे पूछा जाता है वो ये इस बात का इजहार करते हैं, कभी ढके छुपे अल्फाज में, कभी बरमला, कि जी शायद पीपल्स पार्टी की वजह से उनके मामला तय नहीं पा रहे नून लीग के साथ। तो आप लोगों की एमकेएम के साथ बात अगर हुई हो? जहां तक तो हमारी बात है, हमारा उनसे कोई राब्ता इसलिए नहीं हुआ कि वो अभी भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। उनकी वो ऑडियो लीक्स आई हैं, वो सारी बातें उन्होंने एक दूसरे पे बयानबाजी की है, उसके वो बेहतर जवाब खुद दे सकते हैं। लेकिन जाहिर है उनके मामला तय हो गए हैं। अब सुनने में जो आ रहा है वफाकी काबीना की बात जो आ रही है, और अगर आप सोशल मीडिया की बात ही अगर देख लें तो एमक्यूएम को उन्होंने जो वजारतें मांगी थी सारी मिल गई हैं। 3 वजारतें मिल गई हो तो ऑब्वियसली रूप से वो राजी होंगे। क्यों राजी नहीं होंगे? वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। ये पीडीएम 2.0 की हुकूमत है और ये पीडीएम 2.0 की हुकूमत रहेगी। आप देखेंगे वक्त आने पर पीपल्स पार्टी भी काबीना में अपना हिस्सा ले लेगी, और इनको हमारी तो दुआ है कि ये पिछले जो 16 माह की कारकर्दगी है उससे को बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी भी हिस्सा ले लेगी काबीना में, जैसे अभी तो उन्होंने वजारतें नहीं ली, आईने ओहदे अपने पास रखें, लेकिन फेज़ 2 के हवाले से शायद अब गालिबन इशारा दे रहे हैं, इसकी बात की जा रही है फेज़ 1 में ये वजारतें नहीं लेंगे, आगे जाके ले लेंगे कुछ टाइम के बाद। तो फिर तब तक क्या नून लीग की परफॉर्मेंस आपको लगता है कि इस काबिल नहीं रहेगी कि पीपल्स पार्टी को फिर एंट्री बाकायदा देनी पड़ेगी, वजारतें लेनी पड़ेंगी? क्योंकि आगाज़ से अगर हम किसी की कारकर्दगी पर सवालात उठा लें तो ज़हन साहब इससे तो मायूसी फैलती है। नहीं, देखिए, सियासी मंतक ये कहता है कि नून लीग चाहेगी कि वो काबीना में हिस्सा ले। ये हो नहीं सकता। शुरू से चाह रहे हैं ना, वो तो अभी से चाह रहे हैं कि वो हिस्सा ले, कि वो नहीं मान रहे ना पीपल्स पार्टी वाले। नहीं, आइंदा उनको मानना पड़ेगा। कैसे? मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। कैसे मानना पड़ेगा? मैं वजह बता रहा हूँ। जी, मुझे अर्ज करने देना। उसकी वजह ये कि ये मुमकिन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप लें, सदर आपका हो, लेकिन मुमकिन हो गया ना। जैन कुरैशी साहब उन्होंने मुमकिन बना दिया ना। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम आईनी ओहदे लेंगे, वजारतें नून लीग संभाले। मैं कह रहा हूँ ना, आप देखेंगी कि जब IMF का प्रोग्राम साइन होगा, जब बजट आएगा, जब हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगा, जब बिजली के और गैस के और चीनी के और आटे के और डीजल के रेट बढ़ेंगे और उनके ऊपर प्रेशर आएगा, ये हुकूमत को, ये पीपल्स पार्टी को अपने साथ इसमें बराबर का शरीक करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में आखिरी 1 मिनट में मैं आपका कमेंट चाहूंगी। ये जो भुट्टो केस में जैसी राय आई है, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से इस सिचुएशन को, जो आपके बानी चेयरमैन PTI के, रिलेट किया जा रहा है इस दोनों सिचुएशंस को, और इस तरह का बयान आप लोगों की जमात की जानिब से आना कि जी भुट्टो की तरह क्या इमरान खान साहब के फेयर ट्रायल के लिए भी 50 साल इंतजार करना होगा? जैन साहब ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन यहाँ पे हो रही है। देखिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि उनकी आइन के मुताबिक जो ट्रायल थी वो ठीक नहीं थी, ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ था, और आज उनकी वफात के 50 साल बाद हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं है। लेकिन आज भी मुल्क में एक साबिक वजीर आजम है
जो पाबंद सिलासिल है। आज भी हमारा मानना ये है कि साइफर केस के अंदर जितनी बेज़ाब्तियां हैं, जितनी सर, लेकिन आपका irregularities ऐसा हैं, बयान आ जो जाना उनको कि 10 फेयर साल ट्रायल की 50 साल के बाद भुट्टो साहब वाले केस के साथ खुद को रिलेट करना, आपका क्या अदलिया से एतमाद उठ गया है? नहीं, और खुद को रिलेट relate क्यों करने के कर बाद रहे हैं? मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही। बात सुने, जी, खुद को जी। क्योंकि कॉरलेट होता है। कॉरलेशन इसमें यह बनता है कि एक साबिक वजीर आजम था पाकिस्तान का, जिसको फांसी चढ़ा दिया गया, और 50 साल के बाद हम रियलाइज करेंगे गलत फांसी दी थी उसको। हम यही कह रहे हैं कि आज भी मुल्क में एक साबिक वजीर आजम है जो पाबंद सिलासिल है, और उसको भी गलत ट्रायल की गई है। उसकी ट्रायल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी लगी हुई है, डीबी के आगे लगी हुई है। तो खुदारा पिछली गलतियों से सीखे, और खुदा ना खासा अल्लाह तो ना आप करे ना मुस्तकबिल में करे क्या देख ऐसी रहे कोई हैं ना गलती कि आप फिर ना लोग इस तरह दोहराए। के बयान दे रहे हैं, ये कंट्रोवर्शियल बयान हैं जो आप दे रहे हैं पहले से। देखिए, क्योंकि साइफर केस में मखदूम शाह कुरैशी और इमरान खान साहब दोनों को 10 साल सजा हुई है। मुझे कोर्ट में जाने का मौका मिलता है, मैंने ये देखा है। अब मुझे 2 मिनट दे दें आप इसमें। बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। जहां तक अगर मैं मखदूम साहब की पहले बात करूं तो उनका 35 क्वेश्चन दिया था, 35 सवालात का उनको, जिस पर उन्होंने 70 पेज से ज्यादा मुहित अपना जवाब दिया। उनका जवाब जमा नहीं हुआ। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने स्टेट अपॉइंटेड काउंसिल दिए, एक रात पहले उनको अपॉइंट किया था। उन्होंने डिफेंस तैयार ही नहीं किया था, उनको डिफेंड क्या करना था। सबसे बड़ी बात, मखदूम शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आप पाकिस्तान के आइन के तहत किसी बंदे को इंवाइट कर ही नहीं सकते 342 के बयान के बगैर। जो उन्होंने अपना क्वेश्चनर 70 पेज का जवाब दिया 35 सवालों का, उसको फाड़ दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया, उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया। तो इन्हीं चीजों से आपको नजर आ जाता है कि कितनी इरेगुलरिटीज थी इस ट्रायल में। और अब जब ये ट्रायल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आई है तो आपको नजर आएगा कि ये केस जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं टू नॉट होल्ड वाटर, और आपको नजर आएगा कि इरेगुलर था। और इंशाल्लाह इस केस में इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत तरीके से बरी होना चाहिए। ठीक है जी जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे शेख रोहेल असगर साहब। वेलकम बैक नाजरीन। वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद अब मामला आ गया है, मरहला आ गया वजारतों की तकसीम का। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का इम्कान है, जबकि ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा और इसहाक डार को वज़ीर खारिजा बनाए जाने का इम्कान है। एहसन इकबाल साहब को मनसूबाबंदी और तरक्की और निजकारी की वजारतों का कलमदान दिए जाने का इम्कान है, जबकि अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात और नशरियात बनने का ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शायद उनको ये वजारत मिलेगी। ज़राए का ये कहना है कि राना सनाउल्लाह साहब को मुआवने खुसूसी बराए दाखिला बनाए जाने का इम्कान है, जबकि शमशाद अख्तर को मुआवने खुसूसी बराए खजाना जा सकता है। सवाल ये है कि मईशत के चैंपियन समझे जाने वाले इसहाक डार साहब को वज़ीर खारिजा बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, तो क्या उनकी जो काबिलियत बतौर वज़ीर ख़जाना, जिसके बारे में हम बहुत बात सुनते थे हमेशा, क्या वो मशकूक हो गई है? इस पे बहुत से सवालात हैं जो उठ रहे हैं। ये और भी हमसे इशूज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, यहीं से शुरू करते हैं कि इसहाक डार साहब के होते हुए ये जो वजारत ख़जाना है किसी और को मिल जाए और इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर खारिजा बन जाएं। अब बहुत से लोग, ज़ाहिर बात है आपके मुखालिफिन तो इस बात पर बड़े सवालात उठा रहे हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एतबार उठ गया है इस बार इसहाक डार साहब से, या फिर मईशत ज़्यादा बिगड़ी हुई है जिसके लिए इसहाक डार साहब से भी ज़्यादा कोई मईशत का दिमाग चाहिए? बहुत शुक्रिया। मैं ये कबल अज़ वक्त सवाल है, क्योंकि सारी बात आपकी जो मफरूज़ों पे है। अभी चूंकि हकीकत में अभी कुल चीज सामने तो आई नहीं, अभी तक तो ज़राए ही है ना। ज़राए जरूरी नहीं है कि ज़राए सच बोलते हो। बिल्कुल, सियासत में तो कुछ भी होता है। 11th आवर पे भी सिचुएशन चेंज हो जाती है। लेकिन सर, आपकी बात को ही मद्देनजर रखते हुए इन केस के ये चले, अगर तो ये खबर सही नहीं है और इसहाक डार साहब ही वज़ीर ख़जाना बनते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये खबर सही होती है और पता चलता है कि यही बात है, फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल मैं उसी वक्त तरफ आ रहा था, तो आपने वो बात बीच में से पकड़ ली ना। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि उन पे एतमाद नहीं है या उनके मामला जो है वो संभाल नहीं सकेंगे, कर नहीं सकेंगे। मेरा ख्याल है कि ये एक स्वाबदील होती है वज़ीर आज़म की, और वज़ीर आज़म ये समझता है कि अब थोड़ी सी रीशफलिंग करके अपनी जो है
कैबिनेट, अपने दोस्तों का जो है एक टीम, उसको रीशफल करके देखना चाहिए। और इसमें बेहतरी तो हर वक्त आती रहनी चाहिए ना। और अगर कोई ठीक है, दूसरा साथी रीशफल करना अगर भी सही है, लेकिन हमारे यहाँ आपने बड़ा ही अहम पॉइंट उठाया है कि हमारे यहाँ अगर किसी को बाकी रीशफल वाला जो अपने पॉइंट कि वो और दूसरी भी कोई वजारत संभाल सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस मजीद ज़्यादा हो जाता है। पहले आपने एक वजारत संभाली, फिर आप दूसरी में भी आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। लेकिन हमारे यहाँ शायद लोग इस बात को किसी और तरीके से देखते हैं कि अच्छा अगर आप नहीं कर पा रहे तो पहले आप परफॉर्म नहीं कर पाए थे क्या? शायद नेगेटिविटी इस हद तक बढ़ चुकी है। सर मैं ये बात कर ही नहीं लगा। देखिए अगर आप 16 महीने को आप सामने रखेंगे अपना जो अगर वो चीज आप डिस्कस करना चाहेंगे या उसको आप अपने बहस जेर बहस लाना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, हम आगे चलते हैं क्योंकि वक्त की कमी है। चले हम इस टॉपिक से आगे चलते हैं। मुझे ज़रा ये समझाइएगा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में ये इलेक्शन कैंपेन में थ्रू आउट आपकी पार्टी ने भी कैंपेन की कि मुल्क को नवाज दूँ, जिससे नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म बनेंगे। फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की जगह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं। अभी तक आपके मुखालिफिन खुलकर तनकीद कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चूँकि अगर तो सादा अक्सरियत होती तो वो वज़ीर आज़म बनते, लेकिन इत्तेहादियों को डील नहीं कर सकते, वो इत्तेहादियों के साथ उनका मिजाज ऐसा है कि वो नहीं चल सकते, इसलिए उन्होंने खुद ही वज़ारत उज़्मा लेने से इनकार कर दिया। क्या ये बात सही है? क्योंकि आप जैसे सियासतदान ही बताते हैं कि जी कल के हरीफ आज के हलीफ, आज के जो हरीफ हैं वो कल के हलीफ थे, तो आप कहते हैं सियासत में तो इत्तेहाद करना पड़ता है, एक पेज पर आना पड़ता है, पुरानी ग्रजेस को निकालना पड़ता है। तो ये आप लोगों की मौक़िफ़ की के हवाले से अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब फिर क्यों इत्तेहादियों के साथ नहीं चल सकते? अच्छा मैं पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। फिर वो आपकी बात का मैं जवाब कोशिश करता हूँ, मैं बड़ा मुख्तसर सा जवाब दे दूँ। अब ज़हन में रखें कि नवाज शरीफ साहब का जो मेरी राय है, मेरी सोच है, या मेरी आप ये समझ लें कि सर आप उनके बहुत करीब भी हैं, आपने सारी जिंदगी गुजारी है उस पार्टी के साथ, आपकी सोच आपकी खबर है बेसिकली। जी बताइएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक मियां साहब की सेहत इजाजत नहीं देती थी कि वो इतना बड़ा एक प्रेशर अपने ऊपर लेते। ठीक है, क्योंकि आप देखिए इतना मुश्किल काम है ये, इतना सादा नहीं है। तो फिर आपका ये सवाल आएगा कि पहले उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर क्यों कहा? मेरे ख्याल में वो बेहतर था, इसलिए कि अगर वो शुरू में ये कह देते कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ तो ये आपसे डाउन होता। हाँ वो ये यानी वोट लेने की स्ट्रैटेजी थी, इलेक्शन कैंपेन के लिए स्ट्रैटेजी थी। वोट लेने की नहीं, कभी कभी वोट लेने की नहीं होती, कभी कभी अपने वोटर्स का मोराल आपने आप रखना होता है। ठीक है, उनको मोराल को नहीं बंदा नीचे ला सकता, तो इसलिए मेरे ख्याल में। तो यानी आपको ये लगता है कि उनके इस फैसले के बाद आपका जो वोटर था उसका मोराल डाउन हुआ है? वैसे मैं पर्सनली शहबाज शरीफ साहब को बड़ा पसंद करती हूँ। शहबाज शरीफ साहब में बहुत सी ऐसी खूबी हैं जिसकी अगला ऐलान भी हम तारीफ करें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का तल्लुक है, वोटर और सपोर्टर को देखिए, वो तो आज आके महवर जो है वो तो मियां नवाज शरीफ की है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क तो आएगा। थोड़ी सी लोगों में जो चीज थी वो खत्म तो होगी वो बात। तो अब इसमें देखें, अब दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने ये कहा ना कि इत्तेहादियों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ सबसे पहला इत्तेहाद तो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, और आज भी मियां साहब पे मेरे ख्याल में अपोजिशन जमातें एक आध जमात को निकाल के बाकी सारे मियां साहब पे काफी एतमाद करते हैं। आपके सामने उन्होंने मौलाना साहब के साथ भी रब्ता किया, चकजई साहब के साथ भी रब्ता किया। मौलाना साहब का जिक्र किया, चकजई का किया। चकजई तो खैर सदारती है उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, साबका PTI कह लें, उन लोगों ने बुरम पर एतबार किया कि हमारी तरफ से सदारती कैंडिडेट ये हैं, क्योंकि बहुत सी जो सोच है उनकी शायद सोच मिलती है चकजई साहब की और उन लोगों की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों की, PTI वालों की। मौलाना साहब के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। मौलाना साहब नाराज़ होते हैं लेकिन मान जाते होते हैं, इस पर मौलाना साहब लंबे नाराज़ हो गए शेख साहब, क्यों? बस वो मेरे ख्याल अवाम का गुस्सा वो नून लीग और हुकूमत पे निकाल रहे हैं। और अच्छा, जब वोट नहीं मिले तो उसका गुस्सा आप कह रहे हैं कि आप लोगों पे हुकूमत पे निकाल रहे हैं मौलाना साहब? अब ये नहीं हो सकता ना, जैसे मैं अब आपके पास से ना नाराज हो जाए मौलाना साहब। इसमें यही हो सकता है ना, गुस्सा निकालने का तरीका तो ये ना, वोटर को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आप पे गुस्सा निकाल दूंगा या जो कमजोर होगा उस पर गुस्सा निकाल दूंगा, ये तरीका ठीक नहीं है। मेरा अपना मानना ये है। मान जाएंगे मौलाना साहब,
वो कुछ लोग कुछ दो वाली बात जो ललन होती है, आई एम सॉरी टू से दैट। थोड़ा सा आप हुकूमत को मौका दें। देखें आप एक आध महीने में अगर तो हुकूमत ने अपना एक रास्ता या जो आप समझते हैं कि एक तरक्की की मंजिल के रख ली सामने, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग मान जाएंगे। आपको कहना भी नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल, शायद, क्योंकि इस वक्त शायद हर कोई ये समझ रहा है कि इतने मुश्किल हालात हैं कि शायद कोई भी इनको हैंडल नहीं कर सकता। चैलेंज तो है सर, मुश्किल हालात है, मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे। तभी देखें ना, बड़ी स्मार्टली पीपल्स पार्टी ने वजारतें नहीं ली, आईनी ओहदे ले ली, और नून लीग चाहती को वजारतें ले ले, और फेज़ 1 और फेज़ 2 की बातें अभी से शुरू हो गई हैं। शेख साहब, आखिरी 1 मिनट आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पंजाब की सियासत को अच्छी तरह से समझते हैं, गवर्नर पंजाब का मामला क्यों नहीं हल हो रहा है? गवर्नर पंजाब कौन बन रहा है? नदीम अफजल चंद का नाम पे सुने कुछ एतराज़ात हैं, बाकी जो नाम है उन पर एतराज़ात नहीं, खबर सही है या गलत है? ये मेरे ख्याल में दो इत्तेहादी जमातों के दरमियान ही फैसला होगा, और मैं नहीं समझता, मेरी बात को कोई इतना अहम तो नहीं लेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नर किसी ऐसी जमात का हो जिसका इतना ज्यादा पंजाब में कोई मेरे ख्याल में इनपुट नहीं होगी, तो इसका यानी आप ये बड़ी बात कर रहे हैं शेख साहब, आपने कहा आपको लगता है आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। मेरे ख्याल से मैं बड़ा डिसएग्री करती हूँ, आपकी बात सब सुनेंगे। आप सियासत का एक पुराना चेहरा है, आपने बाल सफेद किए हैं। आप ये आपकी बातों से मैं ये कंक्लूड करूँ, मैं आपके सामने बात कह रही हूँ, यानी आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का गवर्नर नहीं होना चाहिए पंजाब में? मेरा ख्याल है कि देखें, ये तो ऐसे ही है ना कि आप पीपल्स पार्टी को कहेंगे सिंध का गवर्नर हम बना देते हैं अपना मुस्लिम लीग नून से, क्या वो मान जाएंगे इस बात को? नहीं, तो फिर आप गवर्नर किसको देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि किसको फिर गवर्नर पंजाब होना चाहिए? वो तो पार्टी बैठ के फैसला करेगी, और अगर पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है या एमक्यूएम भी ऑन बोर्ड है, तो वो सब बैठ के फैसला करेंगे कौन सा गवर्नर होना चाहिए पंजाब का। ये जो आप राय दे रहे हैं, सिर्फ आपकी राय है या आपकी पार्टी में कुछ और लोग भी इस तरह की मिलती जुलती राय रखते हैं? मैं किसी का नाम नहीं पूछ रही, वैसे सवाल पूछ रही हूँ। अरे मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तो जो भी बात करूंगा अपनी सोच आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना, क्योंकि फिर लोग बात पकड़ते हैं, बात से फिर कहानी बनती है, पिंक को रेड और रेड को मैरून कर दिया जाता है। ठीक है जी, आपकी ये राय है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।